सबसे पहले मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ विभाग के सभी प्रमुख अधिकारीगण, साथियों, जैसा अभी बताया भी है कि हर महीने अलग अलग स्कीम्स के अंदर जो प्रदेश में हर बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज सबसे पहले हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहनों को जो ये लाभ पहुंच रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करने में हमारी सरकार वो लगी हुई है। इस योजना के तहत आज 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में आज 205 करोड़ रुपया अभी जारी हुआ है। इसे मिलाकर के अब तक 7 किस्तें वो जारी की जा चुकी हैं। 7 किस्तों में बहनों के खाते में 1,415 करोड़ रुपया जमा किया जा चुका है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था और हमारे संकल्प पत्र का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा, क्योंकि सरकारें घोषणाएं तो कर देती हैं, घोषणा करके जब सत्ता में आ जाते थे तो ये कहते थे भी 5 साल का हमारे पास मैंडेट है, आराम से इसको लागू करेंगे। लंबा समय लग जाता था और स्थिति ऐसी बन जाती थी कि लोग भूल जाते थे, क्योंकि 5 साल में धीरे धीरे करके लास्ट तक भूल जाते थे और फिर जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। दोबारा फिर नई घोषणा लेकर के आते थे, फिर वो घोषणा करते थे, लोग वोट दे देते थे। इसके उदाहरण हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, बहनों को आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने की बातें अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा की गई, मंचों पे भी कही गई। 6 महीने रह गए इलेक्शन के, 7 महीने। ये तो हमने यहाँ जब बजट जारी करा तब थोड़ा सा उनको लगा भी कहीं न कहीं विधानसभा बुलाई जाए, परंतु 1 पैसा नहीं दिया किसी बहन को, खाली राजनीति करी। परंतु हमारी सरकार ने 1,415 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम आज 7वीं किस्त के माध्यम से किया है। जैसा आप सबको मालूम भी है कि इस योजना का शुभारंभ हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप बना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका ये शुरू किया था। मैंने ये वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आगामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1,80,000 रुपये अभी बजट में करने का निर्णय किया है। और इसके साथ साथ हमने बजट का दायरा भी बढ़ाया। पहले बजट 5,000 करोड़ रुपए का था, अब 6,500 करोड़ रुपए का है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके माध्यम से लाडो लक्ष्मी योजना के इसका लाभ हमने उन परिवारों की बहनों को भी दिया है जिन्होंने अपने बच्चों को निपुण करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया, या उन्होंने किसी गंभीर बीमारी से उनको आगे बढ़ाया है।
या उनके बच्चों ने हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड भिवानी, जो उस बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं बच्चे, 80% मार्क्स उन्होंने लिए हैं, उन माताओं को भी इसमें हमने जोड़ा है। इसका बड़ा लाभ प्रदेश की बहनों को मिल रहा है। और मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार की भांति भांति की भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं, क्योंकि काम नहीं है। काम हो तो फिर दिक्कत होती नहीं होती, परंतु आप फ्री बैठे हैं, देखते रहते हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि विपक्ष कई बातों में वो गुमराह करता है, झूठ बोलता है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की अन्य सुविधाएं मैंने अभी विधानसभा के अंदर भी कही थी, जो विशेष सत्र बुलाया था, कि उसमें हैप्पी कार्ड जिसको मिला हुआ है या जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, इसके कारण से नहीं कटेंगे। मेरा आग्रह है बहनों से कि इसमें और ज़्यादा आप अप्लाई करें। इसके लिए हम एक विशेष योजना कि इसको जागरूकता के द्वारा हमने कहा है कि जो हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के अंदर भी इसको हम चर्चा करके उन बहनों तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे जो बहनें छूटी हुई हैं, किसी कारण से उनका अप्लाई नहीं हुआ है, और वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सके और उनको इस योजना के साथ जुड़ने के कारण ये लाभ नहीं कटेंगे। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि विपक्ष लगातार गुमराह करता रहता है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 18 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आज हमने 1146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि सीधे 35,62,000 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं के खातों में आज डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। अभी यहाँ से बटन डला है, उन तक वो राशि पहुंची है। मैं सभी सम्मानित बुजुर्गों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के कारण उनको समय पर ये राशि मिले, और समय पर जब राशि मिलती है तो उनके बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके माध्यम से वो कर देते हैं। और इनमें जो आज राशि जारी की है, इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल है। हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मॉडल को अपनाया है। इससे इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, क्योंकि हमने पहले भी ये कहा था बिना आवेदन किए ही घर बैठे वो इन योजनाओं का, इस योजना के साथ जुड़ करके वो लाभ ले सकते हैं, उनको लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये भुगतान किया जा रहा है ताकि उनके खाते में पैसा चला जाए सीधा, और इसी से ही पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों को जब सीधा पैसा नहीं तो बहुत सारा पैसा बीच में लीक हो जाता था, उनको नहीं मिलता था, बुजुर्गों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। परंतु मैं सभी बुजुर्गों को बधाई भी देता हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद है और उनको समय पर ये राशि मिले, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद और तथा समयबद्ध तरीके से उनके पास पहुंच रही है। और तीसरा एक आज महत्वपूर्ण जो काम किया है, मैं इसके लिए विभाग को भी बधाई देता हूं, क्योंकि हम काफ़ी समय से इसके ऊपर प्रयास कर रहे थे और हम सक्सेस हुए हैं। हमने आज इसको जो अनुसूचित जातियों, बीसी और एससी समाज के बच्चों की जो छात्रवृत्तियाँ थी उसको केंद्र के पोर्टल के साथ जोड़ा है, और मुझे खुशी है कि 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि वो जारी की गई है।
वो उनके खाते में चली गई है, क्योंकि केंद्र के साथ ही पोर्टल में जोड़ दिया गया है। अब इसका लाभ मेरे ऐसे वर्ग के छात्रों को, नहीं तो लंबे समय तक घूमते रहते थे, उनको साल साल 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे, छात्रवृत्ति नहीं लगती थी, पढ़ाई पूरी हो जाती थी, पढ़ाई पूरी होकर के कहीं एडजस्ट भी हो जाते थे, छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, चक्कर काटते रहते थे। परंतु अब इस पारदर्शी तरीके से इसको ऑनलाइन जोड़ा है। पर मैं ये बात बोलता हूँ, इसका लाभ कितना मिलता है? विपक्ष के जो लोग दुष्प्रचार करते हैं का पोर्टल की सरकार है, भाई पोर्टल घर बैठे व्यक्ति को समय पे लाभ दे रहा है, पारदर्शी तरीके से लाभ दे रहा है। पोर्टल के जब लोगों को लाभ मिल रहा है तो फिर उन्होंने उन्हीं को हटा दिया। ये तो वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर पोर्टल हटाने की विपक्ष बात करता है तो समझो भ्रष्टाचार की बात करता है। इस कारण से उनको बाहर करने का काम किया है। तो साथियों की यह छात्रवृत्ति 2.5 लाख 2,50,000 तक वार्षिक आय वाले जिन परिवारों की इनकम 2.5 लाख रुपए है, ऐसी समाज के परिवारों के 11वीं कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक विद्यार्थियों को ये दी जाती है। यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत पात्र विद्यार्थियों को ये जारी की गई है। और इससे पहले छात्रवृत्ति राशि वितरित करने की प्रक्रिया आप सब जानते हैं कि विभाग स्तर पर थी। विभाग स्तर वेरीफाई नहीं होता था, वो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उसके कारण से भुगतान में देरी होती थी और कई तकनीकी विसंगतियों का सामना भी उनको करना पड़ता था। वो कह देते कोई ऑब्जेक्शन लग गया, ये पूरा कर वो पूरा कर, वो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए हमने ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी योजनाओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आज के साथ ऑन बोर्ड ये कर दिया है। इससे भुगतान की प्रक्रिया सरल हुई है, पारदर्शी हुई है और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। तो साथियों, तीसरी जो आज योजना ऐसे परिवारों, क्योंकि जो परिवार इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करता है, आज हरियाणा प्रदेश के हमारे हर नागरिक जागरूक है और जब भी कोई इस प्रकार की बात होती है तो तुरंत इस पोर्टल के इन योजनाओं का लाभ लेता है। पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करके आज दिल्ली योजना के तहत 5,677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में यहाँ से पहुंची है। आज से पहले इस योजना में 64,098 परिवारों को 2,416 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की गई है। आज जारी की गई राशि जो आर्थिक सहायता आज पहुंचाई है, इसे मिलाकर के 69,775 परिवारों को 2,631 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि आर्थिक सहायता उन तक पहुंचाने का काम अब तक हमारी ये 11.5 वर्ष की सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार, साथियों, इसके ऊपर विश्वास जमा है। विश्वास जमा है तो ये लोग जो दुष्प्रचार करते रहते हैं, का वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वहाँ लोकसभा में खड़ा होकर के जेब में हाथ डाल लिया, जेब तो नीचे चला गया, तो फटी जेब थी। भाई तेरी जेब में कुछ रहा नहीं है, थाने तो लूट लिया, सारा कुछ लूटा है। अब तो व्यक्ति के काउंट में जा रहा है पैसा, सीधा पैसा जा रहा है उसके काउंट के अंदर। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। सरकार की जवाबदेही है। आदरणीय मोदी जी, यही ट्रांसपेरेंसी है, तभी गरीब व्यक्ति मोदी जी से प्रेम करता है, प्यार करता है। हमारी सरकार गरीब व्यक्ति को एक योजनाबद्ध तरीके से उसको सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये तो आरोप लगाते रहते हैं, 55 साल देश के ऊपर शासन किया। भाई जब तो तेरी आंखें खुली नहीं, देश पीछे चला गया, गरीब व्यक्ति और गरीब हो गया इनके शासन में, तब तो अपने आप को मजबूत करने में लगे थे। अब भी देखिए क्या हालात हो रहे हैं, अब भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। कहा जी अगर इतना प्रेम कुर्सी से है तो छोड़ देना चाहिए था, ये तो पब्लिक का मैंडेट है। और ये क्या कह रहे हैं, नहीं जी मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी, कुर्सी पर चिपका कर बैठेंगे, बैठे रहो भाई, क्या करें, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, अपने आप होगा ये काम सारा का सारा। ऐसा नहीं करना चाहिए, कुर्सी से नहीं चिपकना चाहिए। भाई अपने कारनामे देखो, कारनामे कांग्रेस के देखो,
इनके इंडी गठबंधन के कारनामे देखो, ये उसी में शामिल है। मोदी को गाली देना और कोई काम नहीं करना। अरे मोदी गरीब व्यक्ति को कितना मजबूत कर रहा है। आज आप देख रहे हैं ना किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये सरकार की पारदर्शिता है, ये मोदी का कमिटमेंट है। मोदी का जब अगर कमिटमेंट है तो लोग क्यों नहीं मोदी से प्यार करेंगे। पंजाब के अंदर क्या हाल कर रखा, खोल दिया क्लिनिक मल्ला, 5-5 लाख रुपए का लाभ लोगों को यहाँ दिया जा रहा है उनके इलाज के लिए 1 साल के अंदर। वो इलाज के लिए तड़फ रहे हैं, किसान तड़फ रहा है कि मेरी कोई फसल खरीद ले। आपके सामने है, मैं सारी बातें इसके अंदर बताऊंगा। परंतु इन लोगों ने किस प्रकार से इस देश को कमजोर करने का काम, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये इन्होंने किया है। इन्होंने गरीब व्यक्ति की चिंता नहीं की, गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित किया है। अगर आज चिंता हो रही है, ये नरेंद्र मोदी जी गरीब व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। साथियों, आज की जो मैंने बताया है, जो जारी राशि की गई है दीन दयालु योजना के तहत, इसमें 2631 करोड़ 59 लाख रुपए की ये आर्थिक सहायता उनके खाते में पहुंचाई गई। अगर किसी परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट गया, सरकार उसका सहयोग करती है, सरकार उसके साथ खड़ी है, सरकार का दायित्व है। परंतु इनके समय में क्या था, घूमते रहते थे और आधे पैसे कोई और खा जाता था। गरीब व्यक्ति को नहीं मिलता था पैसा, वो भी सोचता था चलो भाई कोई बात नहीं, दे दो, इतने मिल रहे हैं, वो भी संतोष कर लेता था उस बात के ऊपर। परंतु आज 100% पारदर्शी तरीके से उसके खाते में पैसा जा रहा है। साथियों, हमने पिछले दिनों 11 सितंबर से एक ये भी बात कही थी कि प्रदेश में कुत्ते के काटने, आवारा पशुओं जैसे गाय, बैल, बैलगाड़ी के बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय, भैंस आदि के हमले से हुई कोई डेथ हो गई है या दिव्यांगता, चोट लगने की स्थिति में भी आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हमने दयालु योजना 2 वो पिछले दिनों हमने शुभारंभ की थी। साथियों, इसी प्रकार हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, आदरणीय मोदी जी का जो कमिटमेंट है, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा। ये संकल्प पत्र ये वैसे नहीं है। मैंने कहा है कि कांग्रेस के लोग जो घोषणा करते थे, इंडी गठबंधन के घोषणा करते थे, वो तो जीतने के बाद ये कहते थे कि 5 साल पड़े हैं, 5 साल के बाद करेंगे। आपके सामने पंजाब उदाहरण है ना, कहा जी 5 साल में देंगे, 7 महीने रह गए, अभी तक किसी को कोई 5 पैसा नहीं मिले। हमने कहा था कि हम हर घर हर गृहिणी योजना बना करके बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है कि आज 11,23,000 बहनों के बैंक खातों में फरवरी और मार्च की 38 करोड़ 54 लाख रुपए की सब्सिडी आज जारी की है ऊपर की। इस योजना में पात्र जो महिलाएं को हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हम प्रदान कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने 10 जनवरी को गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 12,62,000 बहनों के खातों में उनके 38 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि जारी की थी सब्सिडी की। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जारी की गई राशि को मिलाकर अब तक 14,42,000 पात्र बहनों के बैंक खातों में 282 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि हमने डाली जा चुकी है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा, आज हमने जो भारी बरसात के कारण किसान की फसल का खराबा हो गया था और हमने कहा कि अगर किसान की फसल का खराबा होता है तो हमारी सरकार उसका मुआवजा देने का काम करती है। आपके सामने अब आप कहेंगे भी मैं कर तो यहाँ कर रहा हूँ, परंतु मुझे उदाहरण देने पड़ते हैं बीच बीच में। उदाहरण इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि विपक्ष के लोग ये किस प्रकार का भ्रम झूठ फैलाते हैं। ये पंजाब के अंदर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ, बाढ़ आई बड़ी, हमारे यहाँ भी काफ़ी बाढ़ आई, हमारे यहाँ थोड़ी सी कमियाँ थी, मैंने कहा इनको दुरुस्त करो, तो पैसा एक एक का जाना चाहिए। जो शिकायत मेरे पास आई मैंने सुनी किसानों की, और किसानों की शिकायत को सुन करके आज हम उनका मुआवजा राशि जारी कर रहे हैं। परंतु पंजाब के अंदर क्या था, पंजाब में वहाँ के मुख्यमंत्री तो बोलते हैं वहाँ पंजाब के अंदर कि हमने
किसान की अगर फसल का खराबा हुआ 20,000 रुपये प्रति एकड़ दे दिया। केजरीवाल गुजरात के अंदर जाता है, इनकी पार्टी का मुखिया, वहां जाकर के बोलता है कि हमारे मुख्यमंत्री ने पंजाब में फसल खराबे के 50,000 रुपये दे दिए। किसकी बात पर विश्वास करे? केजरीवाल की पकड़े या मान साहब की बात पकड़े, या किसान ठगया गया, किसान के हाथ नहीं कुछ लग गया, किसान देख रहा, ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, समझ रहा है वहां का किसान, अभी सबक सिखाएगा, वहां का किसान बिल्कुल समझ रहा है। मैंने कहा है मान साहब को, मान साहब मैं 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा हूं, आप खरीदिए ना, क्यों नहीं खरीद सकते? नहीं आप खरीदेंगे, हमारी सरकार खरीदेगी वहां करके, हम पूरी योजनाएं लागू करेंगे। हमने कहा है कि हम सारी योजनाएं पंजाब के किसान को देने का काम करेंगे। किसान का हक है, किसान को देना चाहिए, जो इन्होंने दबा रखा है अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। साथियों, जो फसल खराबा हुआ था खरीफ का, उसमें 1,50,583 किसानों को आज 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जब किसानों की हमारे पास शिकायत आई और उन्होंने कहा, हमने उसको वेरीफाई किया हमारे अधिकारियों ने, और जिन्होंने वहां नीचे गड़बड़ की उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है भाई, एक्चुअल में अगर किसी किसान का खराबा हुआ है तो सरकार का हमारी का दायित्व है उस तक मुआवजा पहुंचाना, और उसको लेकर के ठीक वेरीफाई करके हमारे पास आए तो हम उसका मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करती है। हमारे किसान को इस बात की चिंता नहीं है। 1,50,583 ऐसे किसान थे जिनकी शिकायतें हमें मिली थी। 370 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि हमने जारी की है, और इसमें सबसे अधिक मुआवजा मैं बताना चाहूँगा, भिवानी जिले के 29,539 किसानों को 66 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। हिसार जिले के 25,812 किसानों को 64 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि आज जारी हुई है। साथियों, हमने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल खराबे का 9,888 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से दिए हैं, और इससे पहले 6,272 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि भी जारी की जा चुकी है। आज जो ये 370 करोड़ रुपया और जारी हुआ है। और इसी प्रकार साथियों, आज की राशि को मिलाकर के प्रदेश में पिछले 11.5 सालों में किसानों को फसल के मुआवजे के तौर पर हरियाणा सरकार ने फसल बीमा योजना हो उसके तहत लगभग 16,530 करोड़ रुपए की राशि हमने उनके खाते में 11.5 वर्षों में पहुंचाई है। जबकि कांग्रेस जो झूठ बोलती है और अब जिस प्रकार से मंडियों में घूमे, जुतियां भी नहीं पाई, घूम रहे बस बाज रहे हैं, और वहां किसान कह रहे का नहीं ठीक चल रहा मामला का, वहां तो किसान कह रहे ठीक चल रहा, परंतु अपने इर्द गिर्द के 5-4 लोगों ले का वहां से माहौल खराब करने की कोशिश की विपक्षी दलों ने, सभी ने, चाहे कोई भी था। वो कईयों के तो पैर भी नहीं थे, वो भी बाज रहे, मैं भी जह रहे, पैर भी नहीं है वो भी जह रहे। परंतु पिछले 10 सालों के अंदर हमने 16,530 करोड़ रुपया 11.5 सालों में किसान के मुआवजे का पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस ने अपने 10 सालों में 1138 करोड़ रुपए भेजे थे। अपनी तरफ नहीं देख रहे क्या हालात थी, फसल कैसे बिकती थी किसान की, किसान दुखी होता था, लाइन लगती थी। लाइन उस समय के अंदर जबकि ये बात कर रहे, कहा जी बायोमेट्रिक कर दिया, इसके कारण से किसान को परेशानी होगी। एक किसान को परेशानी नहीं हुई, और इनके समय के अंदर एक हफ्ता लाइन में खड़ी रहती थी ट्रेली, और आवाक कम होती थी। आज तो आवाक भी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है जब इनके समय में थी। साथियों, 269 करोड़ रुपया हमने इनका जारी किया आकर के जब हमारी सरकार बनी, 269 करोड़ रुपया। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में 6, 7, 8 अप्रैल को जो भारी बारिश के कारण 16 जिलों के 144 गांव में जो फसलों को नुकसान हुआ था, अभी जो फसल का नुकसान हुआ था, हमने किसानों की फसलों को हुए नुकसान
एवं भरपाई के लिए 9 अप्रैल से ही 15 अप्रैल तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल वो खोला था। इस पोर्टल के माध्यम से 6,823 किसानों ने 50,125 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण भी करवाया, जिसके सत्यापन का काम जारी है। हमारे अधिकारी अब क्योंकि नए पटवारी भी चले गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, 2500 पटवारी हमने नीचे लगाए हैं। और क्योंकि पहले थोड़ा समय का भी अभाव होता था, दबाव भी होता था, वो दबाव कम हो जाएगा। अब नीचे भी हमारे अधिकारी मजबूती से, पारदर्शी ढंग से, ईमानदारी से वो नीचे काम कर रहे हैं। जल्दी ही पात्र किसानों को नुकसान के अनुसार ही जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार उसकी भरपाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा, इसी प्रकार भावांतर भरपाई योजना, किसान, पंजाब का किसान आलू सड़कों के ऊपर गिरता है, आज भी स्थिति है, बहुत स्थिति भयानक है। बाजरे का भावांतर भरपाई नहीं मिलता। बाजरे की अगर फसल खराब भी होती है पंजाब के किसान की, जो रेट मार्केट के अंदर होता है, 1000 रुपये हो, 1200 हो, 1500 हो, 1800 हो, उतना मिलेगा, उसको एमएसपी नहीं मिलता बाजरे का। हमारी सरकार एमएसपी पर देने का काम कर रही है। आज हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू व गोभी के लिए 5,296 किसानों को 38 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में जारी की है, क्योंकि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। जो हमने कहा है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। यह राशि मुझे खुशी है बताते हुए 5 जिलों अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला के सब्जी उत्पादक जो हमारे किसान हैं उनके खातों में ये जारी की गई है। और आज जारी की गई राशि को मिलाकर के अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के 39,557 किसानों के को लगभग 196 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि भावांतर भरपाई के रूप में जारी की जा चुकी है। 196 करोड़ 3 लाख रुपए। आज हमारा किसान संतुष्ट है। पंजाब के अंदर किसान की गुर्बत हो रही है, किसान मारा मारा घूम रहा। कांग्रेस की सरकार बनी, अपना सुधार कराया, किसान का सुधार नहीं कराया पंजाब में। यहाँ भी हमारे यहाँ ये स्थिति थी, कांग्रेस की सरकार थी, अपने सुधार में लगे थे, किसानों की नहीं चिंता की थी। परंतु हम चिंता अगर किसी ने की है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। लोगों को बड़ी आस थी, भी आम आदमी बनी है, बड़े वायदे करे हैं, शायद इन ये कोई सुधार करेंगे, पर इन्होंने तो भ्रष्टाचार में उससे भी ज्यादा निकले, गजब कर दिया कि तई आरोप लगाने पर खड़े हैं, ये घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर। भाई सड़कों पे तो थोड़ी लोग वोट दे देंगे, ये रैलियों में अभी तक तो सरकार थी, लोगों के ऊपर डराए का धमका का, सरपंच डराए का धमका का लोग इकट्ठे कर लेते, लोग आ जाते, डर में आवा थे लोग। परंतु पीछे बैठे लोग कुछ और कहीं जाते, ये पता लगेगा ना जिधर आचार संहिता लगे कितने के लोग आवेंगे। अभी तो अरा दिख रहा, अभी तो दिखेगा इनको सारा कुछ फिर वहां से, क्योंकि काम नहीं किया इन्होंने। तो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया, लोग तंग हो गए थे कांग्रेस से पंजाब में, तभी तो बाहर की थी कांग्रेस। इन्होंने सजबाग दिखाए, इनको चुन लिया, इन्होंने कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। अब लोग पंडा चटवारे कह रहे भी आजाद दो वही चुनाव, फिर कहा मोदी जी के नेतृत्व में ही डबल इंजन बनाएंगे। और देख रहे हैं भी हरियाणा में क्या, मैं आज बता रहा हूं कि आलू का किसान अगर उसकी फसल मार्केट में कम दाम पे बिकी है तो हमने उसकी भावांतर के लिए 38 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि मैं आज जारी कर रहा हूं। इससे पहले भी एक किस्त जारी की थी, कुछ और बच गए थे, अब ये दूसरी किस्त जारी कर रहा हूं मैं 38 करोड़ 88 लाख रुपए की। और कुल मिलाकर के हमने 196 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि ये किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मैंने विभिन्न 24 योजनाओं के 58,87,469 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,115 करोड़ 41 लाख रुपए वो डाले जा चुके हैं। 2,115 करोड़ 41 लाख रुपए 24 योजनाओं के माध्यम किसान के खाते में अलग अलग
साथियों, हमने अभी एक ऐप भी पिछले दिनों मैंने उसका जिक्र किया था प्रेस के अंदर आप लोगों के माध्यम से कि हम एक ऐप बना रहे हैं। आज उस ऐप के ऊपर हमने जो चालू रबी खरीद की सीजन के दौरान एमएसपी पर बेची गई गेहूँ, सरसों हो, चना हो कि फसलों के जे भाव किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर सीधे भेजने की आज मैंने पोर्टल को लॉन्च करके वो भेजने की घोषणा की है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से हम किसान भाइयों के व्हाट्सएप पर जे फार्म वो भेजने का शुरुआत आज हो जाएगी। आज उनके पास जाएंगे, वो कोई भी उसका लाभ लेना चाहे जे फार्म का, क्योंकि अब बैंक से भी अगर कोई किसी ने लोन लेना है तो बैंक के अंदर भी वो दिखाएंगे, कम से कम उसकी इनकम ये खड़ी होगी। नहीं तो आज तक मेरे किसान की कांग्रेस ने इनकम ही नहीं बताई, मेरे किसान की इनकम कितनी है, क्योंकि ऊर्जा करके रखते थे उसको बेचारे को। परंतु आज किसान को भी ये मालूम है, कोई अगर जरूरत पड़ जाए तो बैंक उसको देखता है भी भाई इतनी की फसल इसकी है, और वो उस आधार के ऊपर उसको हेल्प कर देता है। साथियों, प्रदेश में गत 6 मई तक 5,78,000 किसानों द्वारा अपनी उपज मंडियों में बेची गई है। 5,78,000 किसानों द्वारा अपनी फसल मंडियों में बेची गई है। इन किसानों को 13,77,000 जे फार्म जारी किए जा रहे हैं। 13,77,000 जे फार्म। यह सुविधा प्रदेश में पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है। अब किसानों को अपना जे फार्म लेने के लिए आड़तियों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, आज जब इसका लॉन्च किया है तो उसी एक और हमने आज जो ऑनलाइन हरियाणा में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, क्योंकि लोग चक्कर काटते रहते थे, बिना सेवा दिए वो काम नहीं होता था, आज उसको हमने ऑनलाइन कर दिया है। अब व्यक्ति घर बैठे ही इस योजना के साथ, इस सेवा के साथ जुड़ करके वो लाभ ले सकेगा, उसको कहीं दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हमने आज ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अब इस प्लेटफॉर्म से आम नागरिकों को घर बैठे ही प्लाट और निर्माण से जुड़ी मंजूरी मिल सकेगी, देरी के आसानी से मिलेगी, बिना किसी देरी के उनको आसानी से और सरलता से मिलेगी। पहले चरण में हमने पुरानी नगर पालिकाओं या कोर क्षेत्रों में प्लांटेड जो रिहायशी प्लांट की ऑनलाइन मंजूरी शुरू की गई है, और इसी सिस्टम से समय की बचत भी होगी। समय की बचत के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा, और काम की भी जवाबदेही ये हमारे अधिकारियों के नीचे होगी, उनकी जवाबदेही भी होगी। और इससे आम व्यक्ति को अब सरकारी दफ्तरों के भी चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, और पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सरल बनेगी। उनको कोई न घूमने की जरूरत है, न चक्कर काटने की जरूरत है, सरलता से उनको इसका लाभ मिलेगा। और साथियों, नया सिस्टम लागू होने से पहले आर्किटेक्ट्स और नगर निकाय अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आम जनता को किसी तरह की वो परेशानी ना हो। साथियों, हमने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से इन हाउस बनाया है। यह सिस्टम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मिलकर ये तैयार किया गया है। यह पहल डिजिटल हरियाणा की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो ईज ऑफ डूइंग को बेहतर बनाएगी। साथियों, मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से 7 मई तक मंडियों में 84,18,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। मैंने ये पीछे बताया था कि पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड अब की बार टूटा है, इतनी ज़्यादा आवक मंडियों के अंदर आई है। इनमें से
जो 84,18,000 मीट्रिक टन है, इसमें से 83,75,000 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री हेतु किसानों का बायोमेट्रिक वो सत्यापन हो चुका है। 83,75,000, 84,000 में से मैंने कहा था कि ये 99% हम उसको सफलता से, किसी किसान को परेशानी नहीं आई। परेशानी आई है कांग्रेस को, आई है इनेलो को, आई है और कुछ और इधर उधर के दल फिर जहाँ उनको परेशानी आई है। परेशानी नहीं आई अभी क्यों ये व्यवस्था खड़ी कर दी, ये परेशानी कांग्रेस को आई है और उनके जो विपक्षी दल है। बाकी किसी को परेशानी नहीं आई, ना मेरे किसान को आई। किसान ने इसका सपोर्ट किया, मैं धन्यवाद करूंगा किसानों का, क्योंकि किसान उसको अडॉप्ट करता है। उसको मालूम है कि सरकार जो काम कर रही है पारदर्शी ढंग से ठीक काम कर रही है। मैं एक दिन कार्यक्रम में गया था भिवानी से मैं जब वापसी आ रहा था तो हर गांव में मुझे किसान मिले। मैं उनसे बात कर रहा था, मैं कहा कोई दिक्कत तो, क्योंकि सीजन चल रहा था गेहूं का। मैं कहा गेहूं बेचने में दिक्कत तो नहीं, करना जी बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। हर किसान ने कहा है और मैंने बताया है कि 83,75,000 मीट्रिक टन गेहूं बायोमेट्रिक से हुआ है, 84,18,000 मीट्रिक टन गेहूं की अवाक आई है। परंतु किसान को परेशानी नहीं, कांग्रेस को परेशानी। कांग्रेस तो ये तो ढूंढ रहे हैं, मुद्दा ढूंढते हैं तो बेचारे लगे हुए हैं, मुद्दा नहीं मिलता तो फिर कहते का वोट चोरी हो गया। भाई वोट तो जनता देख रही है तेरे कारनामे, तेरे पर मुद्दा भी नहीं है उठाने वाला भी, ठीक ठाक मुद्दा तो उठा ले। कोई मुद्दा भी ऐसा लेकर आएंगे जिससे उनकी अपमानित होते हो, उनकी बेइज्जती होती हो। बताए यहाँ से वो राहुल गांधी कहा जी हरियाणा में, कहा जी इन्होंने कहा ये वोटा का फर्जी वोट बनाए थे। अब आप लोग भी जागरूक, आप वहाँ पहुँच गए। वो कहा जी हमारी तो कोई वोट फर्जी नहीं है, हम तो वोट पैक आए। कहाँ तो लेवा लिस्ट कार्ड का, कौन उसको दे रहा, मेरे को समझ नहीं लग रही। उसी के रास्ते के ऊपर एक और यहाँ का नेता जो उसके रास्ते पे चल रहा है, और भी है का बड़ा का खुलासा करूंगा। भाई क्या था खुलासा करेगा, तेरे पल्ला ही कुछ नहीं, खुलासा क्या करेगा था। साथियों अब तक 82,55,000 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। 82,55,000 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है और मंडियों में 67,87,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। हमने इसका उठान भी कर लिया है। किसानों को 2,585 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी के हिसाब से अब तक 16,481 करोड़ रुपए का भुगतान डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका, आपने काफ़ी देर बात को सुना है। थैंक यू। सर राहुल गांधी की बात की है, वोट चोरी की आपने सही बात, ये परसों भी सुरजेवाला जी आए थे, उन्होंने कहा पंचकूला में फर्जी वोट बना दिए 17,000, तो शायद आपका नंबर आया होगा। वो बताए तो ना, पता नहीं कौन सी लिस्ट उठा ली। ये चुनाव आयोग का काम है, इसके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इनको तो चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है। और ये क्या भाषाएं बोल रहा है राहुल गांधी, घुसपैठियों की सरकार है। अरे घुसपैठियों तो आपने इतने बड़े, यहाँ से मोदी जी ने रोकने का काम किया है। इनकी सरकार के अंदर जो घुसपैठी आते थे, भारत के लोगों की जान लेकर के चले जाते थे, कितना बड़ा भय था कांग्रेस की सरकार में। वो ध्यान नहीं रहा, राहुल को ध्यान रखना चाहिए, राहुल को, कि हमारे सरकार, हमारे समय के अंदर कितने घुसपैठी आते थे, लोग त्राही त्राही करते थे, गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा था, योजनाओं का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी, कोई योजना सिरे नहीं चढ़ रही थी। अरे ये घुसपैठी ये बता रहा है, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, लोकतंत्र का अपमान कर रहा है ये कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। ममता दीदी क्या कह रही है, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। भाई तू कुर्सी अपनी गेल ले जा, इतना प्यार हो गया कुर्सी थे तो गेल ले जा, कोई रोक रहा तेरे को, अपने घर ले जा। परंतु लोगों ने मैंडेट दिया है कि तू बाहर जा, उसका सम्मान कर, लोकतंत्र का सम्मान कर। लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे। जब सत्ता में थे तब तो देखा नहीं हम क्या अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर,
किस प्रकार से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, FIR तक दर्ज नहीं होती थी पश्चिम बंगाल में, ये हालात थे। लोगों ने कितनी खुशी मनाई है जाने की। साथियों, इस बात को समझना चाहिए। ये तो इस प्रकार से समझ रहे हैं, यही आम आदमी का यहाँ से पंजाब के अंदर भी कुछ नहीं काम किया, उसी के नक्शे कदम पर कांग्रेस से भी 4 कदम आगे बढ़ करके चल रहा है, क्योंकि उनके साथ समझौता है इसका। आम आदमी का कांग्रेस के साथ समझौता है। मेरे तो यहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिया दोनों ने समझौते में, आम आदमी ने और कांग्रेस ने। फिर ये रात को इकट्ठे बैठते हैं, दिन में मोदी को गाली देते हैं, रात को प्लानिंग बनाते हैं सारे इकट्ठे बैठ करके। भाई मोदी ने कोई गलत काम किया वो बताइए ना। मोदी लगातार गरीब को मजबूत कर रहा है, देश को मजबूत कर रहा है, देश का सम्मान एक मजबूत कंट्री के रूप में पूरे विश्व के अंदर खड़ा किया है। इनके समय में तो क्या था, पूरे देश का नाम ये था भाई यहाँ तो भाई भ्रष्टाचार बहुत सारा होता है, इसके नाम से बदनाम थे। परंतु मोदी जी ने देश को मजबूत किया है। सर पंजाब में 2 दिन पहले जो घटना हुई उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया, सर आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा, सर कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाना। अरे ये देश की सुरक्षा की बात है। उनका डीजीपी एक बात बोलता है, डीजीपी का बयान आता है कि ISI का इससे 7 तार जुड़े हुए हैं, उसके संबंध है। वो अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। क्या लोग समझ नहीं रहे हैं? भाई आपकी ही पुलिस है, किसी और की तो पुलिस नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में तो बोलता था कि मेरे पास पुलिस नहीं है, मेरे पास पुलिस होगी तो मैं ठीक काम करूंगा। अब तो उसके हाथ में पुलिस, यहाँ अब क्यों नहीं ठीक हो रहा? ठीक करना चाहिए। ठीक तो करने की नीति नहीं है, नियत भी नहीं है। और अगर नियत भी नहीं है, नीति भी नहीं है, तभी तो ये हालात हो रहे हैं। नियत तो भ्रष्टाचार की तरफ है, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। लोग तंग है, इंडस्ट्रियलिस्ट तंग है, पूरा माल खींच रहे हैं। कितना कहा माइनिंग बंद करेंगे, कहीं कहाँ पे हम नशे को बंद करेंगे। जो नशे के कारोबार में सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं, कैसे बंद हो जाएगा? लोग बता रहे मेरे को आके, पंजाब के लोग ये बताते हैं आकर के, कहा जी मैंने शिकायत की, मेरे यहाँ से कहा ये नशा बेच गया, कहा उसको तो FIR दर्ज नहीं करी, मेरे ऊपर लाकर कहा एक वो पता नहीं मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी। कहा जी हम कैसे कहीं बता, हम तो शिकायत भी नहीं कर सकते कहीं। ये हालात पंजाब के हैं, बहुत भयानक है। पश्चिम बंगाल से बुरे हालात पंजाब के कर दिए इन लोगों ने। पंजाब के लोग तंग हैं, पंजाब के लोग देख रहे हैं। अब वो भी चाह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, विकसित पंजाब बनाएंगे। इन्हें रंगला पंजाब का नारा दिया था, कंगला पंजाब बना दिया इन्होंने। रंगला पंजाब, ये केजरीवाल मंच के ऊपर खड़ा होकर के कहा इसने, का रंगला पंजाब बनाएंगे। मान साहब भी खड़े थे, दोनों चुटकुले तो बहुत बड़े मारा है। लोग आ जाए बात में चुटकुले। जो 7 राज्यसभा MP बीजेपी के अंदर आ गए, अब उन पर पंजाब सरकार लगातार मुकदमे दर्ज कर रही है, कहीं छापेमारी करवा रही है, उनकी फैक्ट्री में उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, कैसे देखते? ये इनके तो अगर DNA आप चेक करेंगे, शुरू से यही आदत है ना। वो कुमार विश्वास इनकी पार्टी में था, बाज का बचा बेचारा, कहाँ कहाँ किस तरह बचा आपके सामने कुमार विश्वास। फिर एक और था उसके बाद, वो बुश है स्वाति मालिवाल, वो भी बाज का बची। एक वो भूषण था, प्रशांत भूषण, वो भी बाज का बचा। कितना हालत करा इनका। अगर DNA देखेंगे, आज की बात थोड़ी है, आज की बात नहीं। जो इनके खिलाफ अगर किसी के पास तथ्य हैं और इनके खिलाफ बोल गया, वो देखते थे। विधायक भी देख रहे हैं, भी माल तो केजरीवाल और मान साहब पी रहे हैं, वो देख रहे बेचारे। और मोटा माल पी रहे, कोई वैसा भी नहीं है, मोटा माल खींच रहे हैं। अगर वो कोई बात करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए। वो अगले साइन तो करते नहीं। अगर पंजाब के हित में बात करनी है, इन सांसदों ने कहा, सांसदों का जो मुख्य मुद्दा था, उनका मुद्दा था कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, और प्रधानमंत्री जी ने नारियों के सम्मान के अंदर कि उनको अधिकार मिलने चाहिए। ये जनगणना चल रही है और फिर डिलिमिटेशन होगी, उसके तहत महिलाओं को 2029 में ही हम लाभ देना चाह रहे हैं। ये लाभ नहीं मिलेगा, देरी हो जाएगी, इस कारण से विशेष सत्र बुलाया गया। परंतु वो चाहते थे महिलाओं को सम्मान मिले, परंतु केजरीवाल मान साहब नहीं चाहते थे कि उनको सम्मान मिले। कांग्रेस और उनके साथ मिले हुए ना, ये सारे के सारे मिले हुए, तो फिर बात तो वही बोलनी है। कोई भी अगर ठीक काम हो रहा है देश में, उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग।
इन कुछ लोग सारे थोड़ी विरोध करने वाले होते हैं, किसी की तो अंतरात्मा जागती है, जागी है कुछ लोगों की अंतरात्मा, औरों की भी जाग रही है। पंजाब के लोगों का भी देखना, सब इनके साथ ही तस्कीर डाले सब भाग जाएंगे। सर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं आज गुड़गांव में, सद्भाव यात्रा में पहुंच रहे हैं, इसको किस प्रकार से आप? ये तो पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी पहुंचा था, नहीं पहुंचा था। कुरुक्षेत्र में क्या कहा पांडवों ने कभी GST लगाया, क्या कह रहा था, इस प्रकार की बातें करता है, तोड़ चुड़ोड़ बातें करता है। ये भी इसमें भारत जोड़ो यात्रा में और सद्भाव यात्रा में क्या करेगा। सर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हरियाणा के CM से हरियाणा संभाल नहीं रहा है और ये बार-बार पंजाब के दौरे कर रहे हैं, पहले हरियाणा संभाले, पंजाब बाद में जाए। नहीं, अभी मेरे की ड्यूटी आसाम के अंदर लगा दी। ये तो पार्टी का संगठन का दायित्व है, ये तो पार्टी दायित्व देती है। अगर पंजाब के लोग मुझे बुला रहे हैं तो विपक्ष को क्यों दर्द हो रहा है? दर्द नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने तो पैसे खर्च करे यहाँ तक लेका, विपक्ष वाले ने तो इतना मोटा पैसा खर्च करा, उत्तर प्रदेश में जाकर खड़े करे कैंडिडेट, अपने राजस्थान में खड़े करे जाकर कैंडिडेट, मोटा पैसा खर्च करे हरियाणा का, निकले क्या? परंतु मेरे को वहाँ के अगर लोग बुला रहे हैं, पंजाब के लोग मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं, मैं जाकर के उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ, तो इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये शपथ ग्रहण में जा रहे हैं वेस्ट बंगाल और असम में? हाँ, मैं आज शाम को जाऊँगा, कल सुबह निकलूँगा दिल्ली से। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बोलिए, तो अगली बार पूछ लेंगे, अगली बार कर लेंगे हम। आम आदमी पार्टी के नेता थे सर।